तो आज की वीडियो में बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था गुलाम वंश के बारे में, अर्थात दिल्ली सल्तनत का सीरीज चल रहा है जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और किस प्रकार से अपने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को आगे बढ़ाया था। तो आज का वीडियो होगा खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश जो बात करें, खिलजी वंश एक मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था जो दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक का परिवार उभर कर सामने आया था। तो इसी प्रकार देख लो खिलजी वंश जो खिलजी वंश था जो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा था। तो इसी प्रकार से बात करेंगे खिलजी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। आपको इस बात को याद होना चाहिए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। तो खिलजी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार से पहला जो वंश था गुलाम वंश, तो गुलाम वंश की स्थापना पूछेगा तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, उसे हम बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी में पूछेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। आपको दोनों को गौर रूप से याद होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से कि जो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी और इसी प्रकार से की तथा किलो खड़ी में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाए थे? किलो खड़ी में अपनी राजधानी बनाई थी। बात करेंगे जो जलालुद्दीन खिलजी को कैकुवात कौन था? तो कैकुवात की बात करें गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो कैकुवात ने जलालुद्दीन खिलजी को शास्ता खां की उपाधि से नवाजा था। किस उपाधि से? शास्ता खां की उपाधि से नवाजा था। किसने की थी? कैकुवात ने इसे नवाजा था। कारण किस लिए नवाजा था? तो उस समय बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी शासनकाल में बहुत सारे मंगोलों का आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसे इन आक्रमणों से बचाया था। इसलिए कैकुवात ने शास्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को नवाजा था। इस प्रकार से कैकुवात ने एक महल बनाया था। कैकुवात ने एक महल बनाया था जिसका नाम था किलो खड़ी का महल था। कौन सा महल था? किलो खड़ी का महल था। इसी प्रकार से 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसी महल में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। इसी महल में क्या करवाया था? अपना राज्य अभिषेक कराया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। और राज्य अभिषेक करवाने के उपरांत यहीं पे अपनी पहली राजधानी को किलो खड़ी में राजधानी बनाई थी। तो इसी प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है ना? हत्या कर दी। जो 1296 ईस्वी में सुल्तान बना था। इसमें कुछ कहानी की बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी, अब आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा अर्थात जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कौन था? तो ये खिलजी वंश की संस्थापक था। तो इसी प्रकार से इनके एक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण क्या था? तो बात करेंगे एक समय की बात है कि जब दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा से आज्ञा लेकर के वो दक्षिण भारत में अभियान करने के लिए निकल गया था। और दक्षिण भारत में अभियान करने के उपरांत में दक्षिण भारत में बहुत सारे अपार धन दौलत प्राप्त हुए थे। इन धन दौलत को लेकर के एक किले में जाकर के
स्थापित हो गया था। और यह सब देख करके जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी को पता चला कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे धन दौलत को लूट करके एक किला में जा करके बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी को मालूम चलता है, तो वहाँ पे जा करके अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं और मिलने के उपरांत जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी ने उस धन को आधा हिस्सा बांटने के लिए उनसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में मतभेद होते हैं और मतभेद होने के कारण जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर देते हैं। जब हत्या कब करते हैं, तो हत्या करने के उपरांत में हत्या कर देते हैं। तो हत्या करके उनकी बेटी से जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के बाद वहाँ का क्या करते हैं, शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी थी। तो अब बात करते हैं इनका बचपन का, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था अली। क्या नाम था, अली था। क्या नाम था, अली था। और एक नाम था गुरसाप्य। क्या नाम था, गुरसाप्य था। ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में एक चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह को पराजित किया था। और पराजित करने के उपरांत में रानी पद्मावती जौहर प्रथा को अपना लेती। इसमें कहने का अर्थ ये है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को क्या कर दिया था, युद्ध में पराजित कर दिए थे। युद्ध में पराजित करने का कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी थे ना, रानी पद्मावती जो वहाँ की सुंदर कन्या थी, उन पे क्या हो गए थे, मोहित हो गए थे। और मोहित होने के उपरांत में इन्हीं कन्या के चलते चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था। और इसी आक्रमण के उपरांत राजा रतन सिंह की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के उपरांत में जब हत्या हो जाता है, तो वहाँ की जो जितने भी औरतें थीं अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर प्रथा को अपना लिया था। जौहर प्रथा उसे कहते हैं कि अगर उनके पति अगर मर जाते हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक आग का कुंड में अपनी क्या करते हैं, आग के कुंड में आत्महत्या कर लेती हैं, अपनी जान दे देती हैं। इसी को जौहर प्रथा कहते हैं। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया था। किस सेना का, अस्थायी सेना गठन किया था। और नगद वेतन तथा दाग एवं हुलिया प्रणाली को लागू किया था। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को पहचानने के लिए ना घोड़ा दागने की परंपरा लगाई थी। इसमें आपको मिलेगा कि दाग प्रथा का मतलब होता है कि किसी वस्तु को पहचानने के लिए आप किसी चिन्ह का उपयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जो अच्छे घोड़े थे उनको दाग करके उनको पहचानने के लिए एक प्रथा लागू की थी। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल को विकास करने के लिए अनेक परंपरा लागू की थी। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। तो आगे दिया है, इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग अर्थात 50% कर दिया था। कितने कर दिया था, 50% कर दिया था। और साथ ही जो लूट का धन था, सुल्तान का जो हिस्सा था 1/5 के स्थान पे 4/5 कर दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। अर्थात भू राजस्व की जो दर को बढ़ा करके उपज दर को बढ़ा करके जो उपज का 1/5 भाग अर्थात 50% कर दिया था। और लूटे हुए धन का 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 कर दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे ना, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था।
और इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। जो अलाउद्दीन खिलजी से सिकंदर ए सानी की उपाधि कब धारण की थी? जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था उस समय सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह जो विश्व विजय की नीति अपनाया था, ठीक है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के भांति विश्व विजय की नीति अपनाया था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से अमीर खुसरो ने कहा था युग का विजेता और विश्व का सुल्तान। किसे कहा था? अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे तो मलिक काफूर क्या था? मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण के अभियान पर भेजा था। दक्षिण के अभियान पर किसे भेजा गया था? तो यह मलिक काफूर को दक्षिण के अभियान के अंतर्गत भेजा गया था। एक बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अलाउद्दीन के शासनकाल में, तो देख लेते हैं। तो इससे पहले हम आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जो शासनकाल है उनके बारे में देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन तो जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, मुबारक शाह खिलजी था। क्या नाम था? मुबारक शाह खिलजी था, जो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासनकाल था। तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ था, ठीक है ना। जो मुबारक खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह उत्तराधिकारी बने थे। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। यह पहला शासक था जो स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। क्या घोषित कर लिया था? स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। जो मुबारक खिलजी थे, ये जो मुबारक खिलजी इनका नाम तो मुबारक खिलजी, कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन करके आ जाया करते थे और इन्हें नग्न स्त्री और पुरुष क्या करते थे? पसंद हुआ करते थे। जो मुबारक खिलजी थे यह क्या करते थे? यह भोग विलासिता के पूर्व में जीवन यापन करते थे, इसीलिए जो इनका शासनकाल था ज़्यादा समय तक नहीं चला था। इसीलिए इन्हीं के शासनकाल के उपरांत जो खिलजी वंश था लगभग में 30 वर्ष के क्षेत्र में निपट गया था। तो बात करें मुबारक खिलजी थे, इनको कहा जाता है यह भोग विलासिता के जीवन में पूर्ण रूप से लीन थे। यह क्या करते थे? भरी सभा में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आते थे। कभी कभी नग्न अवस्था में भी क्या करते थे? दरबार में पहुंच जाते थे। इसलिए इनके शासनकाल में कोई ज़्यादा खिलजी वंश का विकसित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से इन्हीं जो खिलजी वंश था मुबारक खिलजी के अंतिम ही दौर पे सिमट गए थे। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने वाली परंपरा लागू की थी, ये आपको याद होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के काल में इन्होंने 4 घोषणाएं की थी। इन्होंने क्या की थी? 4 घोषणाएं की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी सत्ता को आगे चला रहे थे, इन्होंने 4 घोषणाएं की। पहली घोषणा थी कि अस्थायी गुप्तचर की स्थापना की। किसकी स्थापना थी? अस्थायी गुप्तचर की स्थापना की। और दूसरा की बात करेंगे, दान में दी जाने वाली भूमि को खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि में परिवर्तन करना था। 2 थी। तीसरा का क्या था? मद्यपान। क्या था? मद्यपान का मतलब होता है नशा और शराब को प्रतिबंध लगाना। ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासन ने नशा और शराब को प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने। और चौथा रूल अपनाया था कि छोटे त्यौहार। क्या था? जो छोटे त्यौहार तथा अमीरों के
मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। छोटे त्योहारों पे अमीरों को क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने 4 रूप से मुख्य बातों को जनता में प्रसार किया था। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। तो आगे इसी प्रकार से आगे के इम्पोर्टेंट फैक्टर इसी प्रकार से आगे इन्होंने 4 प्रमुख कर लागू किए थे और इसी प्रकार से 4 प्रमुख कर लागू किए थे। पहला कर था जजिया कर, दूसरा था ज़कात, तीसरा कर था खरात और चौथा का था खुम्स था। क्या था? खुम्स था। जजिया कर का मतलब होता है कि यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। उसी प्रकार से ज़कात की बात करेंगे। ज़कात जो था मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। किसके आय पर? मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। इसका नाम था ज़कात। उसके बाद खरात की बात करेंगे तो खरात यह मुसलमानों की भूमि कर था। ठीक है ना। खरात जो था मुसलमानों की भूमि से कर वसूला जाता था, जिसका नाम था खरात। इसी प्रकार से खुम्स क्या था? यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है ना, खुम्स। इसी प्रकार से मकान पर घरी नामक कर तथा चारागाह पर चरी नामक कर लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। मकान पे घरी नामक कर और चारागाह पे चरी नामक कर को वसूला जाता था। इसी प्रकार से खिलजी वंश कुछ विभाग थे खिलजी वंश शासनकाल में, और कुछ विभाग थे जैसे में था दीवाने हारिज और दीवाने ईसा। ठीक है ना। उसके बाद दीवाने वजारत और दीवाने सातल। इस प्रकार से इनके शासनकाल में कुछ विभाग थे। पहला विभाग था दीवाने हारिज, जिसे हम बोलते हैं सैन्य विभाग के नाम से जानते हैं। और दीवाने इंसा की बात करेंगे, शाही आदेशों का पालन करवाना, यह पत्राचार विभाग था। ठीक है ना। ये अर्थात पत्राचार विभाग था। दीवाने वराजत को क्या था? यह वजीर के नाम से जानते थे, जिसे हम वर्तमान समय में पीएम के नाम से जानते हैं। यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। और दीवाने के नाम की बात करेंगे या सातल बोलेंगे, यह विदेश विभाग था। यह विदेश विभाग के अंतर्गत कार्य करता था। इसी प्रकार से आगे के विभाग है जिसका नाम है दीवाने रियासत। क्या नाम है? दीवाने रियासत। यह बाजार पर नियंत्रण करता था। दीवाने रियासत यह बाजार पर नियंत्रण करता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार पर नियंत्रण करने की प्रथा किस शासनकाल ने किसने लागू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इस प्रकार से इन्होंने अपने शासनकाल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अनेक क्षेत्रों में अलग अलग विभाग को लागू किया था। इसी प्रकार से हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि गुलाम वंश के बारे में, फिर उससे पहले वाले वीडियो में तुर्कों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं देख रहे हैं तो आप कृपया जाकर के ज़रूर देखें, और जब अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में बताने से पहले और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।